नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये है काले मैम की हिंदी कक्षा हिंदी पथ। तो आज इस कक्षा में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह। जी हाँ, हिंदी भाषा में विराम चिन्ह, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब भाई, ये विराम चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले संक्षेप में आपको बता दूं। देखिए, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं या बोलते समय भी, जब हम किसी जगह पर रुकते हैं या कुछ विशेष तरह के भावों को प्रकट करते हैं ना, तो वहाँ हम अलग अलग तरह के विराम चिन्ह लगाते हैं। बहुत सारे हैं हिंदी में विराम चिन्ह, कुछ तो हम जानते हैं और कुछ का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो आज हो जाएगी ये सारी असमंजस दुविधा की स्थिति साफ, जब हम देखेंगे इस कक्षा में विराम चिन्ह की बात। तो आइए चलते हैं। देखिए, विराम चिन्ह हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाषा में भावों या अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाई, कोई भी भाषा है, जब हम उसे बोल रहे होते हैं तो हम किस भाव से बोल रहे हैं, किस अर्थ से उसे संप्रेषित कर रहे हैं, ये जिन चिन्हों के माध्यम से व्यक्त होता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब बोलते समय तो हम अपनी बातों के जरिए, उतार चढ़ाव के जरिए, वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए अपनी भाषा के अर्थ को व्यक्त कर देते हैं, बातों के अर्थ को व्यक्त कर देते हैं। लेकिन जब हम उसे लिखने जाते हैं ना, तो हम विभिन्न तरह के विराम चिन्हों के माध्यम से ये व्यक्त करते हैं कि हम इसे किस भाव में बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ ग्रहण किया जाए। आपको समझ आते जाएगा, देखते रहिएगा ये क्लास। अगर आप मेरी कक्षा में नए हैं ना, हिंदी पथ में अभी अभी आप आए हैं ना, तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की क्लासेस समय समय पर मिलती रहेंगी, आप सीधे जुड़ते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने जैसा कि बताया आपको कि विराम चिन्ह जो होते हैं वो अर्थ की या भाव की स्पष्टता व्यक्त करने के लिए हम लगाते हैं। और रुकना या ठहरना, बोलते समय, लिखते समय जब हम रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं या ठहरते हैं, तो वो विराम चिन्ह होते हैं। हिंदी में विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? देखिए, ये इतने सारे विराम चिन्ह हैं, आपको देख के लग रहा होगा कितने सारे हैं। देखिएगा, अगर हम गिनने जाए ना तो बहुत सारे हैं। अब गिनते नहीं है, सीधा पढ़ ही लेते हैं ना, गिनने से क्या। ये देखिए आप, कितने सारे विराम चिन्ह हैं। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि भाई इतने विराम चिन्ह, हमें तो कुछ ही पता थे, तो जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो नहीं पता है उसे भी पता कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, पूर्ण विराम सबसे पहले हम ले रहे हैं। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप, है ना, हमारी हिंदी भाषा में इस तरह की एक पाई यानी खड़ी लाइन के माध्यम से पूर्ण विराम हम व्यक्त करते हैं। पूर्ण विराम कब लगाते हैं मालूम है आपको? अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो ये दो स्थितियों को छोड़कर हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। याद रखिएगा, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक, ये चिन्ह जो होते हैं, उनको उनके अलावा इस भावना को व्यक्त करने के लिए, प्रश्न पूछ रहे हैं तो विस्मय व्यक्त कर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहे हैं, तो इनको छोड़कर हर वाक्य के अंत में विराम लगाते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। कोई सा भी उदाहरण हो सकता है। यह मेरा घर है, पूर्ण विराम। देख रहे हैं आप आराम से आइए, पूर्ण विराम। भाई अभी आराम से बताइए, अभी आ जाइए जल्दी से। तो देखिए, कोई भी वाक्य हो, यह आम है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम खाना खा लो, है ना, ये मेरा विद्यालय है, और हम खेल रहे हैं। कोई भी वाक्य जो है, जो प्रश्न नहीं है और जो विस्मयादि बोधक चिन्ह से युक्त नहीं है ना, तो वहां सब जगह क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम। ठीक है, अब देख लेते हैं अर्ध विराम। भाई, ये अर्ध विराम क्या है? तो अर्ध विराम क्या होता है? इस तरह की एक बिंदी और ये नीचे इस तरह का कॉमा, अर्ध विराम कहलाता है। ये अर्ध विराम कहाँ लगता है, आइए आपको बता देती हूँ। देखिएगा, जब हमें किसी वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना है, कम समय के लिए विराम लेना है, ठहरना है, तो वहां अर्ध विराम लगाते हैं। लंबे लंबे वाक्य होते हैं ना, तो अगर हमें
अल्प विराम से ज़्यादा ठहरना है लेकिन पूर्ण विराम से कम ठहरना है उस जगह पर बोलते समय और लिखते समय हमें वो व्यक्त करना है, तो हम वहाँ अर्ध विराम लगाते हैं। अर्ध विराम का उदाहरण देख लेते हैं भाई। ये ऐसा लगता है ना। लंबे वाक्य में अक्सर ये होता है, अल्प विराम से ज्यादा, पूर्ण विराम से कम समय रुकना है तो ठीक है, ये वाला चिन्ह लगता है जैसा कि मैंने आपको बताया। उदाहरण देख लेते हैं। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, ये आ गया चिन्ह, उसको सौगात उतनी मिलेगी। भाई वो गाना सुना है ना, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, तो वहां अर्धविराम लगता है। तो आप समझ गए होंगे यहां तक। विराम चिन्ह बहुत से हैं, तो आइए देखते हैं और कौन कौन से हैं विराम चिन्ह। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अगले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। देखिएगा, ये है अल्प विराम, बहुत ही खास विराम चिन्ह है ये अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। हम थोड़े समय के लिए जब रुकना हो ना, तब अल्प विराम लगाते हैं। लेकिन ये अल्प विराम जो है, अगर गलत जगह पे लग जाए तो अर्थ का अनर्थ कर सकता है, अर्थ ही बदल जाता है। जैसे देखिएगा, ये बहुत ही साधारण सा एक वाक्य मैंने लिया है जिसमें अभी फिलहाल कोई विराम चिन्ह मैंने लगाया नहीं है। अल्प विराम की हम बात कर रहे हैं, रोको मत जाने दो। अब अगर ये कॉमा हम यहां लगा देते हैं ना, तो हमारा विराम यहां पर होगा, थोड़े समय के लिए रुकना यहां पर होगा। हम कैसा बोलेंगे, रोको मत जाने दो। इससे ये पता चल रहा है कि हम कहना चाह रहे हैं कि उसे मत रोको, जो भी है उसे रोको मत जाने दो उसे। लेकिन अगर इसे मैंने यहां से हटाकर यहां लगा दिया, वाक्य में कुछ नहीं बदलाव किया, सिर्फ ये चिन्ह को यहां लगा दिया मैंने, तो क्या होगा। अब हम इसे क्या बोलेंगे, रोको मत जाने दो। समझ गए आप। अब यहां क्या अर्थ हो जा रहा है, उसे रोको भाई, जाने मत दो। तो देखा आपने कि ये विराम चिन्ह जो है अल्प विराम की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इसे हमने सही जगह पर नहीं लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम किसी को जाने देना चाह रहे हैं और विराम चिन्ह हमने यहां लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, रोको मत जाने दो। यानी जिसे जाने देना था उसे रोको कह रहे हैं, लेकिन हमें कहना है कि उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है, तो ये हट जाएगा और यहां हो जाएगा, रोको मत जाने दो। चलिए जाने दो, अब इसको जाने देते हैं और देख लेते हैं इस पे क्या करना है हमें। अब ये उदाहरण अगला है, बाग में सेब, आम, केले और संतरे के पेड़ लगे हैं। अब बहुत सारी चीजें हम बोल रहे हैं, जैसे रीना, सीमा, गीता, राधा और कविता खेल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमने बोली, एक के बाद एक नाम बोले, तो यहाँ सबके बाद क्या लग जाएगा, अल्प विराम यानी कि कॉमा, और आखिरी के पहले और लगाकर हमने लिख दिया। अब यहां पे नहीं लगेगा क्योंकि इसके बाद और लग रहा है, वो अपने आप इनको जोड़ रहा है, तो ये लगेगा। इस तरह से कॉमा का प्रयोग हम करते हैं। अगर गलत जगह पे कॉमा लगा दिया ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कॉमा भी एक विराम चिन्ह है, अल्प विराम है वो, और इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये विराम चिन्ह कितने ज्यादा जरूरी हैं। जैसे माँ कहती है पढ़ो मत खेलो, और कभी कभी माँ कहती है पढ़ो मत खेलो। समझ गए ना आप अंतर, कि एक बार तो कह रही है पढ़ना है खेलना नहीं है, एक बार कह रही है कि पढ़ो मत थोड़ा खेल लो। तो ये इस तरह से वाक्य की रचना जब हम लिखित में कर रहे हैं या जब हम बोल रहे हैं, तो ये विराम चिन्ह के माध्यम से ही हमारे भाव प्रकट होते हैं, हम किस वे में उसे कह रहे हैं वो प्रकट होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़ा ही आसान है भाई ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्न इस तरह से लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह सिंपल है, प्रश्न के अंत में लगता है क्या, कौन, कैसे, किसको, किसने कहा, किससे कहा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जिस तरह से हम प्रश्न पूछते समय इस्तेमाल करते हैं, उसमें लगता है तुम कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, क्या खाया, कैसे हो, है ना। तो ये सारे जो प्रश्न है उनके बाद में सिंपल है, प्रश्नवाचक लगा देते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, अब यहाँ क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है इस तरह से, देख रहे हैं ना, एक खड़ी लाइन है, नीचे बिंदी है। तो ये कब लगता है,
हर्ष यानी जब हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं, भय यानी जब हम डर रहे हैं, आश्चर्य यानी जब हमें बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर हैरत हो रही है, आश्चर्य हो रहा है तब, शोक दुख प्रकट करते समय और संबोधन देते समय, कभी कभी संबोधन जब हम देते हैं तब भी हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। कैसे करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। अरे तुम आ गए, आहा अति सुंदर। कभी कभी कोई चीज होती है ना, कोई दृश्य देख लेते हैं, कोई इमारत देख लेते हैं तो उसकी सुंदरता हमारा मन मोह लेती है, तब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं तो हम कहते हैं, या खुशी भी महसूस करते हैं तब हम कहते हैं अति सुंदर, आहा आहा, है ना। तो ये योजक चिन्ह, अब ये देखिएगा आड़ी लाइन होती है भाई, ये एक दो शब्दों के बीच में ये एक आड़ी लाइन जब हम करते हैं तो उसे योजक चिन्ह कहते हैं, जोड़ने वाला चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह। तो ये कब होता है, शब्द युग्म, तुलनात्मक और द्वित्व शब्दों के बीच में होता है। शब्दों का जोड़ा है कोई, या तुलनात्मक या विरुद्धार्थी शब्दों के बीच में भी इसे लगाते हैं हम, है ना। और अगर शब्दों का कोई पेयर है, जोड़ा है, तो उसके बीच में हम लगाते हैं। जैसे छोटा बड़ा, ये आपका क्या हो गया, विरुद्धार्थी का उदाहरण हो गया, छोटा बड़ा, अंदर बाहर, इधर उधर, है ना। ये सब कम ज्यादा। अब ये एक ही शब्द के युग्म है, द्वित्व है, दो बार आया है वो, तो जैसे ये जल्दी जल्दी, है ना, तो इसके बीच में लग गया ये, है ना। आस पास, इसके बीच में लग गया ये, तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, योजक चिन्ह कहलाता है ना, बड़ा आसान। अब देखिए लाघव चिन्ह, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं, और ये जो होता है लघु रूप में किसी शब्द को जब हम लिखते हैं तो वो लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को हम लिख देते हैं उ प्र, मध्य प्रदेश को लिख देते हैं म प्र। अब एक उदाहरण बताऊं आपको, हर जगह देखिए उदाहरण को मैंने ऐसे ही लिखा है, उदा और लाघव चिन्ह लगा दिया, उसका संक्षिप्त रूप हो गया उदाहरण, है ना भाई। देखिए बोर्ड में ही हमको मिल गया उदाहरण, है ना। तो ये लाघव चिन्ह है, एक छोटा सा गोल बना देते हैं हम, बिंदी बना देते हैं, और वो लाघव चिन्ह होता है, यानी संक्षिप्त रूप को प्रकट कर रहा है। आ जाते हैं उद्धरण चिन्ह पर। जी हाँ, उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब दोनों को इस्तेमाल करने की जगह अलग है और वो अलग अलग अर्थ को प्रकट करता है। कैसे करता है देख लेते हैं। इकहरा यानी इस तरह से लगेगा वो, इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से लगेगा। दोहरा यानी इस तरह से लगेगा। ये इकहरा है, इकहरा उद्धरण चिन्ह, और ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इकहरा कब लगेगा, कोई पुस्तक है, लेखक है, पाठ है, समाचार पत्र है, यानी विशेष किसी व्यक्ति विशेष का स्थान विशेष, पुस्तक ग्रंथ, ये सभी चीज़ों के विशेष जो नाम का उल्लेख जब हम कर रहे हैं ना, तब हम यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह इकहरा वाला लगाते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, मैंने कामायनी पढ़ी है। सब जानते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है कामायनी, है ना। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा है, ये मैं बता रही हूँ, तो मैंने कामायनी पढ़ी है। तो कामायनी को मैंने क्या कर दिया, सिंगल जो इकहरा जो इन्वर्टेड कॉमा है यानी कि उद्धरण चिन्ह है, उससे मैंने व्यक्त किया। तो समझ में आ रहा है कि कामायनी एक किताब का नाम है, सब जानते हैं। आ जाते हैं दोहरा। अब देखिए उद्धरण में दो चिन्ह है, इकहरा और दोहरा। इकहरा हमने देख लिया, दोहरा क्या होता है, कोई किताब का अंश है, ठीक है, उस अंश को ज्यों का त्यों हम ले रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं, है ना। तो किताब का अंश कुछ भी हो सकता है, साहित्य का कोई सा भी हो सकता है, स्वरूप वो कहानी, कविता, संवाद, कुछ भी हो सकता है, उसको ज्यों का त्यों हम ले रहे हैं। तो यह किसी के द्वारा कही गई बात को, कथन को जैसा कि तैसा हम अगर प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह से। जैसे उदाहरण देखिए, गांधी जी ने कहा था करो या मरो, उनके मुंह से निकली हुई ये बात है, उनका दिया नारा है करो या मरो। ये देखिए हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, तो समझ गए ना आप इन दोनों का अंतर। अब आ जाते हैं निर्देशक चिन्ह। भाई निर्देशक चिन्ह क्या है, ये देखिए, ये जो है इस तरह से एक आड़ी लाइन होती है, ठीक है। कहाँ होती है, संवाद, कथन और उदाहरण देते समय।
जब हम किसी से बातचीत डायलॉग लिखते हैं ना, है ना, तो वो इसने माँ ने कहा, बेटे ने कहा, ग्राहक ने कहा, दुकानदार ने कहा, तो जब ये कहना है तो ने कहा की जगह उसका नाम लिख के डैश लगा देते हैं। उदाहरण से समझेंगे आप। जैसे उदाहरण, माँ बोल रही है, बेटा खाना खाकर जाओ, ठीक है। अब माँ ने कहा बेटे से, इतना नहीं लिखकर, माँ बेटा खाना खाकर जाओ, बेटा, हाँ माँ जल्दी दो, निकल रहा हूँ, जो भी है इस तरह का। तो फिर ये जो चिन्ह जो है निर्देशक चिन्ह कहलाता है। इसके जरिए हम संवाद कथन और या कोई किसी चीज का उदाहरण दे रहे हैं तो व्यक्त करते हैं। अब आ जाते हैं कोष्ठक पर। कोष्ठक ऐसे लगाया जाता है, ये अंक, व्याख्या या स्पष्ट करने के लिए, किसी बात को स्पष्ट करना है तब हम लगाते हैं। अब अंक में तो देख लिए 1 2 3 4 5 6 जो भी है आगे तक के, जब भी किसी अंक को हम लिख रहे हैं तो इस तरह से कोष्ठक में लिख देते हैं। लिखते समय बहुत सारी बातें हमने लिखी हैं साहित्य के किसी भी रूप में, हमने जब लिखी है तो हम अंक अगर उसके बीच में लिख रहे हैं ना तो इस तरह से कोष्ठक में लिखते हैं। अब इसको विस्तृत रूप देने के लिए, जैसे नेताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो कोई सा भी गली मोहल्ले का नेता या किसी और तरह का नेता, कोई भी XYZ नेता जो है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ नेताजी हम किनको कहते हैं? हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, है ना। तो नेताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पढ़ते हैं हम ऐसा, लेकिन हम उसका अर्थ स्पष्ट करने, उसे विस्तारित करने के लिए बता रहे हैं कि नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है भाई, कोई भी XYZ नेता की बात नहीं हो रही है। तो नेताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समझ गए आप? अब देखिए हंस पद, ये जो है या त्रुटि पूरक, इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था ना अब तक कि हाँ ये कहलाता है। ये भी एक विराम चिन्ह है जो इस तरह से होता है। हंस के पैर होते हैं ना, हंस के पैरों की तरह होता है ये चिन्ह, इसलिए इसका नाम हंस पद है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं भूल सुधार या छूटे हुए शब्दों को वहां पर इंसर्ट करने, जोड़ देने, लिख देने के लिए करते हैं। उदाहरण से समझ जाएंगे। उदाहरण देखिएगा, मेरी पुस्तक में छूट गई। अरे जब मैं पढ़ने गई तो मुझे पता चला यहाँ तो मैंने एक शब्द ही छोड़ दिया भाई। मेरी पुस्तक घर में छूट गई, कक्षा में छूट गई, ट्रेन में छूट गई, बस में छूट गई, कुछ भी हो सकता है। तो मैं घर लिख देती हूँ, मैं बस और ट्रेन में नहीं छोड़ती बाबा, अपने घर में छोड़ती हूँ, दोबारा मिल तो जाएगी, है कि नहीं। तो मेरी पुस्तक घर में छूट गई। अब इस चिन्ह के जरिए मैंने इसको जोड़ दिया। अब क्या करूं, यहाँ सारा पूरा लिखा हुआ है तो क्या पूरा रिजेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। उस शब्द को हम इस तरह से चिन्ह लगाकर जोड़ देंगे। ये हंस पद विराम चिन्ह हो गया या त्रुटि पूरक चिन्ह हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं लोप चिन्ह, जिसका इस्तेमाल मैं बहुत करती हूँ लिखते समय। इसी बोर्ड पर आप देख लेंगे मैंने किया है ना। तो देखिए, भावाभिव्यक्ति में समझने के लिए छोड़ दें। जब हम कुछ लिख रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, फ्लो में है ना, और हम लिखते लिखते अपना वाक्य लिखने के बाद, आधे वाक्य के बाद या कुछ शब्द के बाद उसको डैश 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 छोड़ देते हैं ना, तो वहां पर होता है लोप चिन्ह। भावाभिव्यक्ति में भाव अभिव्यक्त करते समय समझने के लिए छोड़ दें। मैं आती मगर तुमने डैश 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 छोड़ दिया मैंने। मैं आती मगर तुमने, अब वहां सामने वाला जिससे कह रही हूँ वो समझेगा भाई क्या सिचुएशन थी। तुमने बुलाया नहीं, तुमने इंतजार नहीं किया, है ना, तुम्हारे बुलाने का तरीका सही नहीं था, जो भी होगा, है ना। तो मैं आती मगर तुमने बुलाया नहीं, मैं आती मगर तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, है ना, जो भी हो सकता है। अब है टीका सूचक यानी संकेतक। आपको देखते हैं ना स्टार, अक्सर जो है शर्तें लागू करके वो स्टार बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो दिख रहा है और स्टार लगा हुआ है जिसके ऊपर में, वो तो सिर्फ दिखाने की चीज है, अंदर बहुत सारी चीजें, उसे हमें समझना है। विस्तारित रूप अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बात यह है कि ये स्टार जो होता है ना, संकेतक होता है, अर्थ विस्तार करने के लिए होता है। अक्सर अगर हम कहीं किसी तरह की डील कर रहे हैं या कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं या वहां पर लुभावने विज्ञापन वगैरह लिखे हुए हैं, हम पहले तो एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा लिखा होता है शर्तें लागू और स्टार बना होता है। सारा खेल इस स्टार का है भाई। इसमें
में जाना होता है हमें अर्थ विस्तार करने के लिए। तो उसे देखिए, और कई बार ना भाषा में कोई कठिन शब्द आ गया ना, तब भी वहाँ स्टार बना होता है और फिर नीचे उसको स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ इसका अर्थ ये ग्रहण किया जाए या इसका अर्थ ये है। प्रचलित नहीं होता है वो शब्द तो सबके समझ में आता नहीं है, तो वो वहाँ जाकर उस स्टार के नीचे जो 1 2 3 स्टार 1 लिखा है, देखिए अच्छा स्टार 1 का मतलब ये है, एक स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, तो संकेतक। ठीक है, यहाँ तक तो हो गए हमारे ये विराम चिन्ह। अब दो एक विराम चिन्ह और बचे हैं, आइए देख लेते हैं वो भी कौन से हैं। हिंदी पद में विराम चिन्ह की कक्षा में आ गए हैं हम अंतिम पड़ाव पर। यहाँ देखिएगा, ये अगला विराम चिन्ह है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक में ये इस तरह से बराबर की मात्रा होती है। तो हम ये जानते हैं कि शब्दार्थ लिखते समय और समानता बताने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है सूरज। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, है ना। रात्रि, रात, है ना, संध्या, शाम। तो इस तरह से हम ये इस चिन्ह के माध्यम से उसे व्यक्त करेंगे, अर्थ व्यक्त करेंगे। तो ये चिन्ह भी हम जानते ही हैं। विलोम सूचक चिन्ह जो होता है ना, वो इस तरह से कट के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये जो दो शब्दों के बीच में लग रहा है ना, उनका परस्पर हम स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। रात का उल्टा दिन बोलें या दिन का उल्टा रात बोलें, है ना। तो जैसे लाभ हानि, ये चिन्ह इसका अपोजिट है, ये उल्टा है ये। और अब आखिर में हम आ गए हैं समाप्ति सूचक चिन्ह पर। इस तरह से लगता है ये चिन्ह किसी भी पाठ के, किसी भी लेखन की, स्टोरी हो, पाठ हो, कविता हो, कुछ लिख रहे हैं, कोई निबंध है, लेख है, कुछ भी लिख रहे हैं, उसके अंत में ये दर्शाने के लिए कि भाई ये फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ पर बात समाप्त, कथा इसके साथ ही समाप्त होती है, स्वाहा, ये बताने के लिए ये चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह से। और इसके साथ ही मेरी कक्षा भी भाई हिंदी पद में आज विराम चिन्ह की कक्षा यही समाप्त होती है, मैंने बता दिया। अब इसके अलावा भी कुछ चिन्ह और हो सकते हैं और जिनका गाहे बगाहे इस्तेमाल हम करते हैं, हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतने हैं, लेकिन मैंने जितने चिन्ह आपको यहाँ आज बता दिए हैं ना, वही चिन्ह ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और इनका हमें ज्ञान होता है, कई बार नहीं होता है, अनजाने में भी हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी पद में आज की कक्षा यहीं तक। हिंदी पद से अपनी काले मैम को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हिंदी पद। नमस्कार।